आज से 4 साल पहले हुई थी ये चीज। कौन सी चीज? जब रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ऑफिशियली साथ में आए थे, सेटिंग द स्टेज फॉर सिनेमैटिक ग्रेटनेस इन डब्ल्यूडब्ल्यू। यार ये वो टाइम था जब हमको ऐसा लगता था, मतलब जैसा आज के टाइम में तो अब बोल देते हैं कि पॉल हेमन शायद अब इस सुपरस्टार के साथ काम कर सकता है रोमन रेंस के बाद, या फिर उसके साथ कर सकता है। लेकिन जब तक ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन थे टेलीविजन पर, कभी ऐसा लगा नहीं था कि इनकी जोड़ी कभी अलग होने वाली है। हमेशा पॉल हेमन डेडिकेटेड रहेंगे ब्रॉक लेसनर के लिए, लेकिन ना सिर्फ रोमन रेंस के लिए तो ऑब्वियसली इतना कुछ अच्छा काम हो, और इसीलिए हम आज भी बोलते हैं कि अब रोमन रेंस के बाद अगर किसी को मैनेज करने की बारी आती है तो पॉल हेमन किसके साथ जाएंगे। वेल, इस ग्रेटनेस जो इनके साथ में आने से हुई है, ब्लड लाइन की स्टोरी भी, ये बहुत बढ़िया मूव था भाई, क्योंकि ये दोनों के साथ में आना रोमन रेंस के करियर को भी फिर हमको पता है कहां से कहां लेके आ गया अब। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। और सबसे पहले बात करते हैं आज जॉन मॉक्सली के बारे में। तो आज डायनामाइट के शो पर फाइनली 2 महीने की एब्सेंस के बाद जॉन मॉक्सली आ चुके हैं, और ये जॉन मॉक्सली थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा इनके चेहरे पर एटीट्यूड कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे अपनी एंट्रेंस करते हैं तो उस टाइम पर ना ये थोड़े से ऐसे पागलों की तरह आते हैं, जैसे हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में इनका कैरेक्टर दिखता था। यहाँ पे थोड़े साइलेंट वे में ये आए। डार्बी एलन को तो इन्होंने कॉल आउट किया, लेकिन एक ऐसी बात बोली इन्होंने टोनी शिवानी को, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, और शायद इसका लिंक हो सकता है शेन मैकमैन से। टोनी शिवानी, जो कि लोग कह रहे हैं कि टोनी खान को ही मैसेज है, क्योंकि टोनी शिवानी के कान में जो ईयरपीस है उसमें जैसे विंस मैकमैन पहले वो माइकल कोल के कान में बकते रहते थे, वैसे ही टोनी शिवानी के कान में टोनी खान बोलते हैं। तो वो टोनी शिवानी की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलते हैं कि दिस इज नॉट योर कंपनी एनी मोर। अब इससे जो लोग हैं वो यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये शायद मनी, यानी कि शेन मैकमैन के प्रोफेशनल रेसलिंग में वापस आने की कोई स्टोरी शुरू हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी हमने शेन मैकमैन और डीन एम्ब्रोस को देखा हुआ है साथ में, जब स्मैकडाउन ब्रांड में वो थे जनरल मैनेजर, वहां के शेन मैकमैन हुआ करते थे। तो कोई तो अपनी ये स्टोरी लाइन शायद इसको लेके आने वाले हैं, क्योंकि जो उन्होंने टोनी शिवानी को पॉइंट करके बोला, भाई टोनी शिवानी की तो वैसे तो कंपनी टोनी खान की हम सबको पता है, तो अब लोग इसके अलग अलग जो है तरीके निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कुछ टाइम पहले जो डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली थोड़े से रेलेवेंसी से गायब हो गए थे, अब ऐसा लग रहा है फिर से रेलेवेंट होने वाले, क्योंकि उनको एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी मिल रही है। तो अब लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं ऐसा कि शायद शेन मैकमैन के साथ वाली कोई स्टोरी लाइन है। और क्योंकि ऑल इन के बाद भी डायनामाइट के शो पर बहुत सारी नजरें थी, तो ब्रायन डैनियल्सन ने अपना फ्यूचर यही कह के एड्रेस किया है कि अभी तो उनका जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, सर्जरी वगैरह उनकी होगी। जैक पेरी ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया भाई, और उन्होंने जिस तरीके से वो बेल्ट उठाई ना, ये रोमन रेंस का थोड़ा स्टाइल लगा। तो अब इसके बाद जो है लोगों ने जैक पेरी की वो मजे लेने शुरू हो गए कि भाई रोमन रेंस का जो एक हाथ है वो पूरे जैक पेरी के बराबर है। अब शायद लोगों को यहाँ पे कुछ बॉडी शेम नजर नहीं आएगा, तो ये ट्विटर पे चलता रहता है। भसड़ देख रही हो तो अच्छे से आप ट्विटर पे आ सकते हो। रिकोशा ने भी आज जो है मैच भी रेसल करनी अपना सिंगल्स वाला, उसमें वो जीते भी थे। और MJF तो पगलाई गए हैं जब से उनकी अमेरिकन इंटरनेशनल चैंपियनशिप गई है। डैनियल गार्सिया वाला प्रोग्राम ऐसा लग रहा है इनका जो है शुरू होने वाला है, तो काफ़ी अच्छी पेस को स्टिल इन्होंने कंटिन्यू किया है। बट सबसे ज़्यादा जो नजरें और निगाहें हैं वो डीन एम्ब्रोस या जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन में है, कि जो उन्होंने एग्जैक्टली वो बात बोली है कि ये अब तुम्हारी कंपनी नहीं है, इससे वो क्या कहना चाहते हैं। और ये जो अग्रेसिव वाला फेस आया है जॉन मॉक्सली का, वो भी देख के ऐसा लग रहा है कुछ नया बिल्ड करने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जब से चैंपियनशिप गई है उनके पास से कुछ हो नहीं रहा। बट शायद अब अच्छी चीजों की शुरुआत कह सकते हैं शुरू हो चुकी है जॉन मॉक्सली के लिए। आई थिंक आज से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मैंने आपको कुछ तो बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इंटरनेशनल शोज के टाइम पर वहीं पर शोज को फिल्म कर लेगी, ताकि उनको वो जो बहुत ज्यादा रश में वो वापस से अमेरिका आते अपने शोज को, वीकली शोज को करने के लिए, रॉ स्मैकडाउन को करने के लिए, उसमें वो थोड़ा सा आराम कर सके। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस साल का जो सऊदी अरेबिया का शो होने वाला है, नवंबर के महीने में ये होगा, वहां डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया से ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को लाइव करने वाली है। लाइव नहीं करने वाली, एयर करने वाली है, क्योंकि प्लान कुछ ऐसा है कि क्राउन जूल के बाद ही, जो कि नवंबर में होगा, 4 नवंबर का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं पर लिस्ट नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको वहीं से टेप कर लेगी और उस टाइम पर एयर करेगी, जो उनका रेगुलर अमेरिका की टाइमिंग के हिसाब से मंडे को रात को 8 बजे का टाइम रहता है। मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यार ये स्पॉयलर सारा निकल के आ जाएंगे पहले ही। मैं आपको आजकल तो, मतलब पहले आई थिंक आज से 2 या 3 साल पहले मैं बता देता था कि ये हुआ है रॉ में स्मैकडाउन, लेकिन मैंने खुद वो स्पॉयलर सारे अवॉइड कर दिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है भाई, जो चीज़ हमको फैन कैम से दिख गई वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बैक स्टेज चीज़ें वो कभी एयर ही नहीं करते, क्योंकि वो तो सिर्फ शो को टेप कर रहे होते, तो वो शो को देखने का मजा ही खराब हो जाता है। होपफुली यहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा तो स्मार्ट खेलेगी, क्योंकि टेप्ड शो में फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई नहीं है, फिर उनको कई बार उस चीज़ को, जो कि वो शायद रिंग में भी कर सकते थे,
ऐसे फिल्म करना पड़ता है कि जब हमारा एक्चुअल शो रन करे तब भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि स्पॉयलर्स मिलने के बाद भी फैंस तक पूरी तरीके से ना पहुंच पाएँ। तो जो मंडे नाइट रॉ का 4 नवंबर का एपिसोड होगा वो पहले से वहीं से डे पाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा राहत की बात है WWE टैलेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, क्रू के लिए, क्योंकि अब उनको वो पूरी भसड़ मचा के वापस से अमेरिका आने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। बटिस्टा शायद फिर से एक और मैच रसल करने के लिए आ सकते हैं। पता नहीं अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा क्यों लगता है, मेरे से आप लोग पूछते हो भाई बटिस्टा कहाँ है, वो कब आएंगे। तो उनका वो रिटायरमेंट मैच ही था ट्रिपल एच के साथ जो रेसलमेनिया 35 में हुआ था। अब बटिस्टा दोबारा से WWE में वापस आने के बारे में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मिस करता हूं कि मैं रैंप पर खड़ा हूं, मेरी एंट्रेंस हो रही है और मैं जो WWE का क्राउड है उसको फील कर पा रहा हूं, लेकिन फिर मैं साथ में ये भी नहीं चाहता कि मेरे साथ वो चीज़ हुई है जो बहुत सारे लोगों को करने का मौका नहीं मिलता, वो है मेरे तरीके से जैसे मैं चाहता था मुझे अपने करियर में रिटायरमेंट मिली है। ट्रिपल एच के साथ जो उनका मैच था वही उनको चाहिए था, तो वो चाहते हैं कि अब उस चीज़ को वो बेकार नहीं करना चाहते कि दोबारा से वो कुछ करने के लिए आ जाएं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग रोल के लिए तो नहीं, क्योंकि उनको बहुत सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग मिली है अपने करियर की, लेकिन शायद किसी और चीज़ के लिए अगर बटिस्टा टाइम निकाल रहे हैं तो वो आ सकते हैं। एक तो ये हॉलीवुड वाले लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपनी दिल की सुनूं या फिर पैसों के बारे में मैं ज़्यादा ध्यान दूं, क्योंकि जितने भी हॉलीवुड के सुपरस्टार WWE से रहे हैं उन्होंने हमेशा बोला है कि कुछ भी कर लो, बाहर कितनी पैसे कमा लो, ये जो फीलिंग होती है ना क्राउड में एंट्री मारने की और क्राउड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा होता है, बू कर रहा होता है, तुम पे रिएक्ट कर रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा अलग होती है। आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि खुजली होना तो शुरू हो गई है बटिस्टा को, तो शायद किसी रोल में दिख सकते हैं वो आपको, ऐसे बिल्कुल अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म की कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है। पिछले अगर हम जे उसो के चैंपियनशिप मैचेस की बात करें तो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ब्लड लाइन वाले लोग हमेशा आके चुल कर देते हैं और उनको चैंपियनशिप मैच में जीतने का मौका मिल नहीं पाता। अब शायद सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन ने कुछ ऐसा ही प्लान कर लिया, क्योंकि जे उसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने या फिर उस मैच को पाने की रेस में चल रहे हैं। आपको पता है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये आई वाली इमोजी के साथ जे उसो और सोलो सिकोवा की ये जो पिक्चर है उसको पोस्ट किया हुआ है, और उसके बाद क्या हमको समझ में आता है कि ये जे उसो जब भी आगे बढ़ने वाले हैं तो मंडे नाइट रॉ में शायद आके ब्लड लाइन के मेंबर्स कुछ तो पंगा करेंगे, और इसकी वजह से होगा ये कि जे उसो, जो कि हम WWE के ट्रैजेक्टरी भी देख रहे हैं कि बैड और गुड ब्लड लाइन के बीच में जो है ये करवाने वाले हैं कुछ तो जंग, तो शायद वहां से इस चीज की शुरुआत हो सकती है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के रास्ते में जे उसो इसीलिए चल पड़े हैं कि ब्लड लाइन के लोग आगे फिर से उंगली करें, जिसकी वजह से जे उसो को रीजन मिल जाएगा कि भाई चलो आगे अब मैं इनको भी तोड़ता हूं, तो सिमिलर दुश्मनी हो जाएगी। रोमन रेंज से दुश्मनी ऑलरेडी है, जे उसो के साथ भी हो जाएगी, तो ये एक काफी ऑब्वियस बनाएगा रोमन रेंज एंड जे उसो के एक साथ आने का। ये तो मैं आपको 3600 एंगल बता चुका हूं भाई कैसे WWE इसको कर सकते हैं, क्या हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है। और अगर WWE जे उसो को प्रोटेक्ट भी कर रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बड़े मजे से उन्होंने जे उसो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में फिर मैच में हरवा दिया, कुछ तो वो करेंगे, तो शायद ब्लड लाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। टामा टोंगा जब आए थे शुरू में तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, वो जो आवाजें निकालते थे उसको लेके बहुत ज्यादा लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन अब सबने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। जैसे इनफेमस टोंगा लोआ के बारे में हम बोलते हैं कि वो उल्टे सीधे बॉच कर रहे हैं, इनकी हरकतें थोड़ी अजीब सी, लेकिन लोगों ने उसको मीम मटेरियल की तरह एंजॉय करना शुरू कर दिया है। तो लाइव एंड के एंट्रेंस में देखो भाई, ये आप सुनोगे ना तो आपको और ज्यादा बेटर लगेगा। लिटरली जेकब फाटो के जो गाने की जो थीम सॉन्ग की बीट है उस पर अजीब अजीब तरीके की ये जो टामा टोंगा है वो आवाजें निकाल रहे हैं। और इस वीडियो से हम लोग ये भी चीज देख सकते हैं कि जेकब फाटू के पैर में अब वॉकिंग बूट नहीं है, तो इसका मतलब कि जो भी उनको अब तक प्रॉब्लम थी शायद अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और अब वो फिट एंड फाइन 100% हो चुके हैं। कुछ ऐसा ज्यादा उनको प्रॉब्लम वाला मामला शायद था भी नहीं, या फिर कभी हुआ भी नहीं था कुछ, क्योंकि वो चीज अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो ब्लड लाइन तो ऑल गुड ऑल ओके है, और टामा टोंगा, टोंगा लोआ और जेकब फाटो फिलहाल तो बिना सोलो सिकोवा के भी अच्छा खासा कहर मचाए रहे हैं लाइव एंड में। वो बताया भी था मैंने, वो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉल कैसे ब्लड लाइन ही ज्वाइन कर रहे थे ऐसे हाथ उठा के। अगर ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक से इतनी ही नफरत है तो सीएम पंक का जो ब्रेसलेट है ड्रू मैकिंटायर के पास जो इतने टाइम से है उसको वो तोड़ क्यों नहीं देते। इस बात का जवाब ड्रू मैकिंटायर ने दिया। वो कहते हैं यार तोड़ने में मजा थोड़ी है, वो दिखा दिखा के जो इमोशनली मैं बार बार हर्ट कर रहा हूं सीएम पंक को, उससे बेस्ट कोई फीलिंग नहीं है। और ये सोचो, वो ये भी कहते हैं कि WWE में जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं, एक्कोलेट्स हैं, उसमें वो इसे भी जगह देते हैं इस ब्रेसलेट को कि हाँ भाई इसको मैं इस तरीके से रखूंगा कि मैंने सीएम पंक का जो करियर दोबारा से उसने शुरू करने की कोशिश करी थी उसको खत्म कर दिया था, अच्छे से उसको दीवार में मैं फ्रेम करके लगाने वाला हूं। ये ड्रू मैकिंटायर का कहना है सीएम पंक के बारे में। अब मैं आपको एक सिचुएशन थोड़ा सी इमेजिन करवाता हूं। एक ना एक टाइम तो आने ही वाला है जब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड अलग हो चुकी होगी। मुझे तब भी ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के बारे में बात करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके करियर में ये सीएम पंक वाली फ्यूड कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। पूरे 1 साल से चल रही है, सोचिए जनवरी से शुरू हुई थी और अभी तक WWE इसको कर रही है, और ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं स्ट्रेच हो रही है। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट, जो कि होगा ऑब्वियसली, कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड नहीं चल रही, लेकिन फिर भी अपनी अपनी फ्यूड में कहीं ना कहीं तो एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे ही।
स्पेशली जैसे सीएम पंक ने बोला भी है कि ड्रू मैकिंटायर का मेरे से जो ऑब्सेशन है वो कुछ अलग लेवल का है, ऐसा वो मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह लगता है जिससे मैं छुटकारा तो पाना चाहता हूं लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है। अच्छा, मैकिंटायर के बारे में बात चली रही है भाई, तो ड्रू मैकिंटायर ने जो मंडे नाइट रॉ पर जैकेट पहनी थी उस पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक जगह बताते हैं जो कि एक पब और होटल की है, और इसमें जो ड्रू मैकिंटायर का नेम है गैल्वेग, रियल लाइफ नेम जो उनका है वो भी लिखा हुआ है, तो शायद उनके किसी फैमिली मेंबर का है और इनडायरेक्ट वे में उनकी प्रमोशन कर रहे थे। मतलब आई थिंक कौन ही इतना दिमाग लगाएगा कि वो यहाँ पे जाके करे, लेकिन कुछ ऐसे ईस्टर एग सा लगा मुझे, ईस्टर एग भी क्या बोलूँ, कुछ इनसाइटफुल चीज लगी तो बता दिया। रोमन रेंज की जैसे 1316 दिन की WWE ने एक कस्टम चैंपियनशिप बनाई थी, अब सिमिलरली इन्होंने गुंथर की भी बना दी है। 666 दिन का जो उनका टाइटल रेन है, इसमें आप देख सकते हो पूरा इंपीरियम है, रिंग जनरल लिखा हुआ है, 666 वाला जो नंबर है वो भी लिखा हुआ है। अभी मेरे को इसका स्टैट वगैरह नहीं पता चला, लेकिन जो आई थिंक कलेक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है अपने उसमें कि हाँ भाई एक बेल्ट वो ये भी लगा लें। आई थिंक मुझे अभी भी लगता है कि गुंथर के इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में शायद उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, आगे जाकर शायद जब गुंथर और बड़े सुपरस्टार बनेंगे तो उनकी लेगेसी में देखना एक बहुत बड़ी चीज होगी। चलो रोमन रेंस और मैट रिडल के मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैट रिडल और रोमन रेंस के बीच में कैसे डिफरेंसेस हैं। एक बार बम के शो पर आना था रोमन रेंस को, तो पहले उन्होंने मैट रिडल को आने नहीं दिया भाई कि पहले रोमन रेंस का मामला फिनिश हो जाए। तो मैट रिडल इन चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हैं, कहते हैं यार जो मैंने रोमन रेंस के बारे में बोला था कि मैं उसे मार दूंगा, मैंने कोई फ्लेक्स नहीं किया था, मुझे पता है वो चीज मैं कर सकता हूं इसलिए मैंने बोली थी। और इसलिए शायद ये चीज मैंने कभी बॉबी लैशली या फिर ब्रॉक लेसनर के बारे में नहीं बोली है, क्योंकि वो जानते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट में बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का बैकग्राउंड है, तो उनके बारे में तो ऐसी बात कहना जो सही नहीं होगा। स्टिल वो बोलते हैं क्या पता अगर मेरा दिन हो तो मैं बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर को भी हरा सकता हूं, बट अब वो कहते हैं कि नहीं उनका रोमन रेंस से ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है, वी आर गुड कह के उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जो इतनी सारी टेंशन क्रिएट हुई थी वो थोड़ी सी बंद कर दिया। मैं सोचता हूँ कि मतलब जितना मैंने रोमन रेंस को काम देखा है वो कभी भी आपको रिएक्ट करते हुए नहीं दिखेंगे ट्विटर पे, या फिर उन्होंने तो लोगन पॉल के एपिसोड में ही बोला कि अगर कोई एक इंसान है इस पूरे धरती पे जो कि मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है तो वो है मेरी वाइफ, उसके अलावा मैं किसी को अलाउ ही नहीं करता। तो रोमन रेंस को तो पूरी क्लैरिटी है, बट हाँ मैट रिडल बातें तो करते रहेंगे, और पता नहीं मैट रिडल है अजीब से, लेकिन बातें उनकी सुनने में मजा तो आता है हर बार, क्योंकि इतनी अतरंगी चीजें बोल रहे होते हैं। कल मैंने आपको रैंडी ऑर्टन और मशीन गन कैली के बारे में तो सब कुछ बताया ही था कि कैसे उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने बैक्स टू उसको ऐसे बोला, रैंडी ऑर्टन भी रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं आया, मतलब उनका ट्वीट था जिससे पता चल रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि झूठ बोला था। अब इसमें बीच में एक्सेवियर वुड्स कूद पड़े हैं, ट्वीट ही देख लो उनका, और वो कहते हैं कि एक बात तो मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में जानता हूं कि अगर किसी ने सही में जाके मुंह पर रैंडी ऑर्टन के कुछ बोला होता तो उसके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि वो स्टोरी को बता सके। इससे वुड्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सच में रैंडी ऑर्टन के सामने मशीन गन कैली ने कुछ बोला होता तो वो शायद कुछ बोलने की हालत में अभी होता ही नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं भाई इस चीज को कैपिटलाइज करो ट्रिपल एच, तुम्हें पता है सोशल मीडिया से कैसे चीजें उठाई जाती हैं, अगर ये इसको एक लेजेंड बना दें, इवन लोग तो यही बोल रहे हैं कि लोगन पॉल और मशीन गन कैली को एक साथ लेके आओ, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस को लेके आओ, और शायद उनका टैग टीम वाला कुछ मैच भी बना सकते हैं। आई थिंक सेलिब्रिटी वाइज एक बड़ा मैच हो सकता है, बाकी रेसलिंग वाइज तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मशीन गन कैली को आपको पता है वो पिट ही सकते हैं, ज्यादा मुझे इतना लग रहा है कि वो कुछ करेंगे। बाकी स्क्रीन पर भी आपको डैनियल ब्रायन का एपिसोड दिख रहा होगा, दैट्स एपिक यस मूवमेंट वाला, उसको जाके सुनना, 30 मिनट का आपके लिए प्योर सिनेमा है वो उस टाइम का। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।